सो हेलो गाइस। लगभग ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है और ये लास्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने कवर करा था पब्लिसिटी को, मतलब प्रमोशन मिक्स को। ठीक है। उसके दो टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया था, एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग को। आज हम करेंगे सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। ओके, इसके बाद फिर ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। एंड थैंक यू गाइस अभी इतना बनने के लिए, जितने भी लोग देख रहे हैं थैंक यू सो मच। ठीक है। मुझे नहीं लगता, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। Sales promotion refer to the short-term incentives which are designed to encourage the buyers to make immediate purchase of a product or service। अगर हम बात करें सेल प्रमोशन की, तो ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं, जैसे कोई डिस्काउंट हो गया या फिर कुछ भी हो गया, जिसकी वजह से हम लोग इनिशिएट करते हैं कि सामने वाला परचेज करे हमारा प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को। These include all promotional efforts, the other than advertising, public selling या फिर पब्लिसिटी। इन तीनों को छोड़ के सब कुछ हम इसमें इंक्लूड करते हैं। यूज बाय ए कंपनी टू बूस्ट इट्स सेल्स। ये सब चीजें हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अपने सेल्स को बढ़ा पाए। ओके, आई होप सो ये क्लियर है। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज इंक्लूड ऑफरिंग कैश डिस्काउंट, सेल्स कॉन्टेस्ट, फ्री गिफ्ट ऑफर, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सेल्स प्रमोशन is usually undertaken to supplement other promotional efforts such as advertising and personal selling। So इसका मेन काम एक इसका एक खुद का बड़ा रोल नहीं होता, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब कि तुम मान लो कि तुम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, उसी के साथ तुमने कुछ सेल प्रमोशन चिपका दिया, तो उसका रोल वहाँ पे होता है। मान लो कि तुम पब्लिक सेलिंग, पर्सनल सेलिंग करने जा रहे हो किसी के सामने, और वहाँ पे तुमने कोई सेल्स प्रमोशन चिपका दिया कि तुम इस सामान को 15% के डिस्काउंट पे बेच रहे हो, ऐसा कुछ तुमने कह दिया। तो ये एज़ अ कॉम्प्लीमेंट काम करता है वहाँ पे। Companies use sale promotion tools usually designed to promote customers, free sample, डिस्काउंट एंड कॉन्टेस्ट। ठीक है। तो कंपनीज बहुत सारी चीज़ों को एज अ प्रमोशन टूल यूज़ करती हैं। जैसे एक एग्जांपल अपना फ्री सैंपल, डिस्काउंट या फिर कॉन्टेस्ट का। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर चीज़ तुम करो, अगर तुमने कर लिया तो तुम्हें वो सामान मिल जाएगा। ट्रेड्समैन और मिडलमैन एग्जांपल, कस्टमर, ट्रेडमैन्स एंड मिडलमैन्स के लिए क्या होता है? कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग या फिर डीलर डिस्काउंट या फिर डीलर इंसेंटिव। ओके। और सेल पर्सन के लिए क्या होता है? बोनस, सेल्समैन कॉन्टेस्ट, स्पेशल ऑफर। तो तुम्हें ये चीज़ यहाँ पे याद करना पड़ेगा कि कस्टमर के लिए क्या-क्या हमारा प्रमोशन टूल्स होते हैं। फ्री सैंपल और डिस्काउंट। ओके। ट्रेडमैन और मिडलमैन के लिए क्या होता है? कोऑपरेटिव एडवर्टाइजमेंट और डीलर डिस्काउंट या फिर डीलर इंसेंटिव्स एंड कॉन्टेस्ट, ये सब चीज़ें। ओके। और लास्टली सेल्स पर्सन के लिए क्या होता है? बोनस, सेल्समैन कॉन्टेस्ट एंड स्पेशल ऑफर, ये सब होता है। अब पढ़ते हैं हम लोग मेरिट्स क्या होता है सेल्स प्रमोशन की, आखिर इसके फायदे क्या हैं। पहले अपना अटेंशन वैल्यू। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ इंसेंटिव्स। क्योंकि हम लोग इसके अंदर बहुत सारे इंसेंटिव्स को यूज करते हैं, इसकी वजह से लोगों का ध्यान जाता है। मान लो कि हम लोग डिस्काउंट कर रहे हैं, रिफंड पॉलिसी हम लोग दिखा रहे हैं, या फिर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन एक के साथ एक फ्री हम कुछ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है लोगों का अटेंशन ग्रैब करने में। फिर अपना सेकंड पॉइंट, यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। Sales promotion tool can be very effective at the time of introduction of new product in the market. It introduce people to the it induce people to break away from their regular buying behavior and try on new product। अब मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, वो आज लॉन्च हुआ है, अगर मुझे इसकी सेल्स बढ़ानी है तो मैं इसके साथ कुछ डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है। ताकि जो एक नॉर्मल इंसान सेम प्रोडक्ट किसी और ब्रांड से खरीद रहा था, ठीक है, कोई सेम ब्रांड से सेम मान लो 100 रुपए में खरीद रहा था कहीं और से, वही यहाँ पे 85 का अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं ये बंदा एक बार ट्राई कर सकता है कि यहाँ पे जाए, क्योंकि ये सामान सेम है और कम पैसे में मिल रहा है। तो ये एक अ, हो सकता है फैक्टर, जिसकी वजह से ये बंदा अपने रेगुलर बिहेवियर को छोड़ के इस बिहेवियर के पास जा रहा है, मतलब नई चीज़ों को ट्राई करने जा रहे हैं। ओके। फिर थर्ड पॉइंट, साइनर्जी इन टोटल प्रमोशनल एफर्ट। ओके। अगर हम लोग कुछ भी प्रमोशन के लिए हेल्प मतलब कर रहे होते हैं, चाहे वो पब्लिक सेलिंग हो, एडवर्टाइजमेंट हो, तो ये उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। एक बार पढ़ लेते हैं इसे पूरा। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज आर डिजाइन टू सप्लीमेंट द personal selling and advertising efforts used by a firm and add to the overall effectiveness of the promotional effort of the firm। सो ये सिर्फ एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है, मतलब
साथ-साथ काम करते हैं। अगर तुम पर्सनल सेलिंग कर रहे हो तो उसके साथ तुम थोड़ा बहुत सेल्स प्रमोशन डाल सकते हो। अगर तुम एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो उसके साथ तुम थोड़ा बहुत सेल्स प्रमोशन डाल सकते हो। ओके, ये चीज़ है यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं इसके लिमिटेशंस को। इसके लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहला होता है रिफ्लेक्ट क्राइसिस। अगर मान लो तुम आज ऐसे ही बैठे हुए हो और तुम्हें लगता है कि एक कंपनी मुझे 45% का डिस्काउंट दे रही है। तुम्हारे मन में एक बार तो सवाल आएगा ना कि ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई इस कंपनी को कि 45% डिस्काउंट दे रहा है। तुम्हें लगेगा कि शायद ये कंपनी बंद होने वाली है और इस वजह से वो इतना भारी भरकम डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि वो अपना स्टॉक क्लियर कर सकें। ओके, तुम्हें ये फीलिंग होगा वहाँ पे। If a firm frequently rely on sales promotion, it may be given an impression that it is unable to manage its sales or that there are no taker of its product. अगर कोई बंदा ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है तो कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि इसका सामान तो बिक ही नहीं रहा। इसलिए वो इतना सारा डिस्काउंट देने को मजबूर हो रहे हैं। ओके, फिर देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है स्पॉइल्ड प्रोडक्ट इमेज। अगर कोई सामान तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है तो कहीं न कहीं तुम्हें लगता है कि ये क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं होगा। अगर तुम्हें मान लो कि एक ट्रिप है, एकदम बहुत ही लेविश ट्रिप है, एकदम 5 स्टार होटल में रहना पड़ा है, वो भी तुम्हें कितने पैसे दे के 5,000, ठीक है। मान लो कि 5,000 में तुम्हें एक 5 स्टार होटल मिल रहा है, तुम्हें खुद फ़ील होगा 5,000 में कौन सा 5 स्टार होटल आता है? तुम्हें लगेगा कि ये झूठ-मूठ का कोई स्कैम है। ओके, तो तुम्हें खुद फ़ील नहीं होगा ऐसा कुछ। अब हम देखते हैं कॉमन यूज़ सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़, जैसे रिबेट हो गया। अगर हम बात करते हैं रिबेट की, एक सेकंड गाइस। अगर हम लोग बात करते हैं रिबेट की, उसका क्या मतलब होता है? ऑफरिंग प्रोडक्ट एट स्पेशल प्राइसेस टू क्लियर ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री। एग्जाम्पल, अ कार मैन्युफैक्चरर ऑफर टू सेल अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कार एट डिस्काउंट ऑफ 10,000 फॉर लिमिटेड पीरियड। अगर मान लो कि एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग एक अपने कार को 10,000 कम, 10,000 के कम रेट में हम लोग बेच रहे हैं। वो अभी क्यों? क्योंकि हमें चाहिए एक सेकंड, क्योंकि हमें एक्सेस इन्वेंट्री को हटाना है। ओके, इसका मेन की पॉइंट यही है। रिबेट हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक्सेस इन्वेंट्री को हटाना होता है। ओके, सो तुम्हें यहाँ पे एग्जाम्पल को भी याद रखना और इसका मीनिंग का, इसके यूज़ को भी याद रखना है। हम लोग क्यों इसको यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट है अपना डिस्काउंट। ऑफ ऑफरिंग प्रोडक्ट एट लेस देन लिस्टेड प्राइस। एग्जांपल, अ शू कंपनी ऑफर डिस्काउंट अप टू 50% और अ शर्ट मार्केटर ऑफर 50 प्लस 40% डिस्काउंट। ठीक है, अगर मान लो कि कोई 50% डिस्काउंट दे रहा है या फिर 50 प्लस 40% डिस्काउंट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो एमआरपी होता है, एमआरपी से हम लोग कम पैसे में बेच रहे होते हैं। मतलब जो बिजनेस होता है इससे कम पैसे में बेच रहा होता है, तो उस वाले कंडीशन को हम लोग डिस्काउंट कहते हैं कि हम लोग अपने सामान को डिस्काउंट में बेच रहे हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है अपना रिफंड का। रिफंडिंग अ पार्ट ऑफ प्राइस पेड बाय द कस्टमर ऑन द सम प्रूफ ऑफ परचेज। अगर कोई कस्टमर है जिसके साथ कुछ बुरा होता है, ठीक है, प्रोडक्ट को लेके, और वो दिखा देता है कि हाँ मैंने इसको परचेज करा था, या तो वो कैश में वो दिखा देता है कंपनी को, तो कंपनी कुछ पार्ट ऑफ पैसे वो इसे प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, ये रिफंड कर देता है। सी टू रिटर्न ऑफ एम्प्टी फॉइल्स और रैपर्स। ओके, ये देखो सिर्फ कैश मेमो नहीं हो सकता एक प्रूफ। अगर मान लो कि तुमने एक एम्प्टी रैपर ले लिया, तुमने किटकैट खाया और उसका कवर तुम कंपनी तक लेके जा रहे हो, ये एक एग्जांपल हो सकता है। या फिर एम्प्टी फॉइल्स, मतलब कि कुछ भी उसका पैकेजिंग, ठीक है, पैकेजिंग में जो भी कुछ होता है अगर तुमने उसे प्रेजेंट कर दिया बायर के सामने, मतलब सेलर के सामने, तो वो एज अ प्रूफ काम करता है वहां पे। दिस इज कॉमनली यूज बाय फूड प्रोडक्ट कंपनीज टू बूस्ट देयर सेल्स। ये ज़्यादातर फूड कंपनीज़ करती है ताकि वो लोग अपनी सेल्स को बढ़ा सकें, ठीक है? तो इसमें तुम्हें याद क्या करना है, ये वाले एग्ज़ाम्पल, रिटर्न ऑफ फॉइल्स, एम्प्टी फॉइल्स और रैपर्स, ठीक है? और इसको जो कौन यूज़ करता है कॉमनली? फूड कंपनीज़। ओके, किस लिए? अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। वो सभी लोग कहीं न कहीं अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ओके? अब आगे देखो, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। ऑफरिंग अनदर प्रोडक्ट एज गिफ्ट अलोंग विद द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट। अब मान लो कि तुम शेविंग क्रीम बेच रहे थे, ठीक है, उसके साथ तुमने ऑफर लगा दिया कि तुम एक जो, अच्छा चलो यहाँ पे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट के साथ तुम एक ब्रश को फ्री बेच रहे हो, ठीक है, जेट्स फ्री ज्यादा लग रहा है, ठीक है, ओके, तो ये तुम्हारा एक प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। से ऑफर अ पैक ऑफ 1.5 kg ऑफ राइस विद अ परचेज ऑफ बैग ऑफ आटा। अगर तुम 1 किलो आटा खरीदते हो तो तुम्हें आधा किलो चावल मिलेगा। ऐसा कुछ सिस्टम है, ठीक है।
और गेट 128 KB मेमोरी कार्ड फ्री विद अ डिजिकैम। अगर तुम डिजिकैम खरीदते हो तो तुम्हें इतने केबी का मेमोरी कार्ड फ्री में मिल रहा है, ठीक है। या फिर तुम बाय कर रहे हो टीवी को, बाय टीवी ऑफ 25+ इंच एंड गेट अ वैक्यूम क्लीनर फ्री। अगर तुम 25 इंच से ज़्यादा वाला टीवी लेते हो तो तुम्हारे साथ तुम्हें वैक्यूम क्लीनर भी फ्री में मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। तुम एक चीज़ खरीद रहे हो, तुम्हें उसके साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। ओके। और 100 ग्राम बॉटल ऑफ सॉस फ्री विथ 1 kg डिटर्जेंट। सो हो सकता है कि तुम्हें एक 100 ग्राम का सॉस मिल जाए। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो। सो इस वाले पॉइंट पे तुम्हें याद रखना है इन सभी एग्जाम्पल्स को कि आटा के साथ हमें ½ kg चावल मिल रहा है, ठीक है। तो ये अपना रिलेट करता है किससे, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन से। आगे देखते हैं हम लोग। फिर अपना क्वांटिटी गिफ्ट, ठीक है। Offering extra quantity of product commonly used by marketer of toiletry products. For example, a shaving cream offer a 40% extra, or a hotel offer take 2 night and 3 day package at at a hotel and get extra night stay at just 500 rupees, or buy two get one free offer of a market share. अब तुम देखो, तुम्हारे मन में एक डाउट आएगा, आखिर क्वांटिटी गिफ्ट और प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके। अब देखो, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो और जो तुम फ्री में मतलब दे रहे हो, उसका कोई रिलेशन हो, ठीक है। तुम क्या कहते हैं, शेविंग क्रीम के साथ तुम मैगी फ्री दे सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉसिबल है कि तुम शेविंग क्रीम के साथ मैगी फ्री दे रहे हो, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। लेकिन जो अपना क्वांटिटी गिफ्ट होता है, इसमें क्या होता है ना कि जो सेम प्रोडक्ट होता है ना, सेम प्रोडक्ट हुआ, उसी का हम लोग क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। मतलब कि तुमने एक शेविंग क्रीम खरीदा, उसके साथ तुम्हें उसका एक छोटा-सा ट्यूब फ्री में मिल गया। तो ये तुम्हारा एक क्वांटिटी गिफ्ट होता है। और इसके एग्ज़ाम्पल तुम्हें याद रखने पड़ेंगे मेन, और उसमें भी मेन क्या, बाय टू गेट वन फ्री। ये किसका एग्ज़ाम्पल है? ये अपना एग्ज़ाम्पल है क्वांटिटी गिफ्ट का। ओके, ये चीज़ तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे बता रखा है मैंने, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होता है, गुड वन परचेज और गुड टू फ्री होता है। इसमें कोई भी कंपल्सन नहीं है कि गुड वन और गुड टू एकदम सेम होंगे, मतलब सेम चीज़ यहाँ पे बिक रहे होंगे। लेकिन वहीं पे क्वांटिटी गिफ्ट, ठीक है। C1 प्लस मतलब गुड वन प्लस गुड टू इज रिलेटेड टू रिलेटेड और सेम एज गुड वन। मतलब कहीं ना कहीं ये जो G2 है वो गुड वन से रिलेट कर रहे हैं। ओके, मतलब सेम जगह मतलब क्वांटिटी बढ़ रहे हैं अपना सिर्फ। आई होप सो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट होता है ना तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो, आई विल श्योर आंसर, ठीक है। फिक्र मत करना। 6 पॉइंट है, इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइन गिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रैच अ कार्ड, ब्रश द क्रैकर एंड इंस्टेंटली विन अ रेफ्रिजरेटर, अ कार, टी शर्ट, कंप्यूटर विद अ परचेज ऑफ टीवी। तो ये सब एग्जाम्पल है किस चीज़ के, इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइन असाइन गिफ्ट। तुम्हें इन सभी एग्जाम्पल को याद रखना है। तुमसे पूछा जा सकता है कि ये एग्जाम्पल किस चीज़ के अंदर आता है। ओके, ये सभी एग्जाम्पल्स को तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ओके, पर्टिकुलरली याद फैमिलियर, तुम्हें इसके साथ फैमिलियर होना पड़ेगा मेनली। फिर हम देखते हैं 7 पॉइंट को, लकी ड्रॉ। फॉर एग्जाम्पल, द ऑफर ऑफ बाथिंग सोप टू विन अ गोल्ड कॉइन और लकी ड्रॉ कूपन और फॉर फ्री पेट्रोल ऑन द परचेज ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फ्रॉम गिवन पेट्रोल पंप, और लकी ड्रॉ कूपन ऑन परचेज ऑफ इजी अंडरगारमेंट एंड विन अ कार ऑफर। सो यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, 6 वाले पॉइंट पे जो हमारा इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइन गिफ्ट था और लकी ड्रॉ, इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात, अगर हम लोग 6 वाले पॉइंट को देखते तो ये कंफर्म होता है। अगर तुम स्क्रैच करते हो तो तुम्हें स्क्रैच कार्ड करते हो, फिर बस से क्रैक करते हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ तुम्हें मिलेगा, कंफर्म है ये चीज़। लेकिन अगर हम बात करते हैं लकी ड्रॉ की, तो इसमें तुम्हारा लक काम करता है। अगर तुम्हारा लक चमक गया तो तुम्हें कुछ मिल सकता है, अगर नहीं चमका तो नहीं मिलेगा। ये कंप्लीटली बेस करता है चांस पे, ठीक है। इसमें तुम अचानक से नहीं विन करते। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी लॉटरीज हम लोग निकालते हैं, उसके बाद फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम लोग रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, है ना। और इसमें कंफर्म नहीं होता कि तुम्हें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, तुमने सोप खरीदा, तुम्हारे पास चांस है कि तुम
गोल्ड कॉइन खरीद सकते हो। यहाँ पे देखो, जो चीज़ तुम खरीद रहे हो ना गुड वन, उसकी वैल्यू के कंपैरिज़न में गुड टू की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जैसे गुड वन सिर्फ सोप है, ₹10 के साबुन की वज़ह से तुम लाखों का गोल्ड जीत सकते हो। समझ रहे हो ये? कितना डिफरेंस है? ओके, ये चीज़ है। लेकिन मेनली तुम्हें एग्ज़ाम्पल्स को याद रखना पड़ेगा। स्क्रैच अ कार्ड, बस्ट अ क्रैकर, इंस्टेंटली विन, ये वाला एग्ज़ाम्पल जो है इससे रिलेट करता है, 6th वाले पॉइंट से। वहीं पे बाथिंग सोप टू विन अ गोल्ड कॉइन, ये अपना लकी ड्रॉ से रिलेट करता है। ओके, ये तुम्हें प्रॉपर्ली याद रखना पड़ेगा। ओके, फिर आगे हम लोग देखते हैं। यूजेबल बेनिफिट्स, इसमें क्या होता है? परचेज गुड वर्थ 3000 एंड गेट अ हॉलिडे पैकेज ऑफ वर्थ 3000 फ्री, और गेट अ डिस्काउंट वाउचर फॉर एसेसरीज ऑन अपैरल परचेज ऑफ 1000 एंड अबव। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑफर्स हैं। एक बार मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या है। यूजेबल बेनिफिट्स देखो, इसमें क्या होता है? यूजेबल बेनिफिट्स मिलता है। अगर मान लो कि तुम 1000 का कुछ खरीदते हो, 1000 रुपीस का तुम कुछ खरीदते हो, तो इन रिटर्न तुम्हें एक कूपन मिल जाता है। अब कूपन को तो तुम कहीं बाहर में यूज़ नहीं कर सकते ना। तुम कहीं सब्जी मंडी जा रहे हो, वहाँ पे तुम इस कूपन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर तुम्हें इस कूपन को यूज़ करना है, तो तुम अगेन इसी कंपनी के पास वापस आओगे, है ना? तो यही चीज़ है यहाँ पे। इसमें यूज़ेबल बेनिफिट्स होते हैं कि जहाँ से तुमने खरीदा वहीं पे तुम यूज़ कर सकते हो। ओके? मतलब तुम्हें उसको यूज़ करना है एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, यूज़ेबल बेनिफिट्स को, ठीक है? अगर यूज़ नहीं करते तो एक्सपायर हो सकता है ऐसा कुछ। फिर हम कहते हैं फुल फाइनेंस एट 0%। Many marketers of consumer durable such as electronic goods, automobile, etc. offer easy finance schemes such as 24 easy installments, 8 upfront and 16 to be paid. Okay. And what debated check. However, one should be careful about the file charges, which sometimes is nothing but interest recovered in advance. ठीक है, इसके एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने पड़ेंगे पहले तो। ये सब एग्जाम्पल्स इसके मेन है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब तुम इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आते हो ना कि तुमने एक मशीन खरीदा और उस पे 0% फाइनेंस है। मतलब कि ये सभी ऑफर्स तुम्हें मिलते हैं, ठीक है? तो उसके साथ कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको हमें प्रॉपर्ली पढ़ लेना चाहिए। उस टर्म के लिए हम कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं, क्या वो अल्टीमेटली इसके अंदर कवर है क्या? अगर हम लोग 0% में बेच रहे हैं, तो क्या पता हम लोग प्रॉफ़िट कहाँ से कमा रहे हैं? फ़ाइल चार्जेज़ के थ्रू। तो ये हमें प्रॉपर्ली चेक कर लेना चाहिए सामने वाले की नीयत क्या है। ओके। तो इसके मेनली तुम्हें एग्ज़ाम्पल्स याद रखना पड़ेगा। और फ़ाइल चार्जेज़ वाला कॉन्सेप्ट कि वो क्या होता है? इंटरेस्ट रिकवर्ड इन एडवांस होता है, फ़ाइल चार्जेज़। ओके। फिर आता है अपना 10th पॉइंट, सैंपलिंग। Offer a free sample to a product, say detergent powder or toothpaste, to the potential customer at the time of launch of a new brand. अब देखो, तुमने कुछ सैंपल प्रोवाइड करे, इसको तुम एग्जाम्पल नॉर्मली भी समझ सकते हो। अगर तुम फ्री सैंपल प्रोवाइड करते हो, तो सामने वाले के पास एक चॉइस आ जाता है कि वो तुम्हारे सामान को यूज़ कर लेता है। क्योंकि वो फ्री है, तो सामान वो बंदा उस सामान को रखता है एंड उसको यूज़ करता है, ठीक है? फिर उसे फ़ील होता है कि क्या ये सही में मेरे लिए वैल्यूएबल है? क्या मैं इससे जो मैं करंट चीज़ यूज़ कर रहा था उसकी जगह पे यूज़ कर सकता हूँ? मतलब जो मेरा करंट चीज़ था, करंट वाली चीज़ को मैं इस न्यू वाली चीज़ के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। तो वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, अगर सैंपल अच्छा लगता है उसे तो। तो ये भी एक सेल्स प्रमोशन टूल हो सकता है। फिर अपना 11th पॉइंट, कॉन्टेस्ट। Competitive events involving application of skills or luck, say solving a quiz or answering some question. ये सब आते हैं किसमें? कॉन्टेस्ट में, कि अगर तुमने आंसर कर दिया स्किल को तो तुम्हें पर्टिकुलर डिस्काउंट मिल गया या फिर पर्टिकुलर कुछ मिल गया तुम्हें, ठीक है? तो ये सभी एग्जाम्पल किसके? कॉन्टेस्ट के। मेनली यहाँ पे तुम्हें एग्जाम्पल्स को याद रखना कि कौन सा एग्जाम्पल किसके अंदर आता है। ओके, डिस्काउंट वाउचर आता है अपना यूजेबल बेनिफिट्स के अंदर, ठीक है? ये सीन था। अब आते हैं हम लोग पब्लिक रिलेशन पे, ठीक है? व्हाट इज पब्लिक रिलेशन? इसको हम लोग 5th पी भी कहते हैं या फिर पब्लिसिटी नहीं कहते हैं, ठीक है? सबसे पहले पब्लिक रिलेशन में हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग पब्लिक की इमेज, मतलब अपने कंपनी की इमेज सुधारते हैं। अब देखो,
पीआर का काम क्या होता है? तुमने पीआर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। इनकी पीआर टीम ऐसी है, वैसी है। किसी एक्टर की पीआर टीम ने ये सारी न्यूज़ फैलाई है, वो करा है, ताकि उसकी इमेज बची बची रहे। तो पीआर क्या होता है ना, वो लोगों के ओपिनियंस को मोल्ड करता है, उसको चेंज करने की ट्राई करता है। मान लो कि पूरे इंटरनेट पे तुमने भर दिया कि इसके इस इंसान का बेटा जो है, जिसने भले ही ड्रग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, वो किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व था, लेकिन तुमने हर जगह ये बात फैला दी कि इस बंदे ने ये काम करा है, ये अच्छा करा है, वो करा है। तो कहीं न कहीं तुम्हारा इमेज मोल्ड हो रहा है, मतलब तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू मोल्ड हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, इस उस इंसान को लेके, जो एक्चुअल में इंसान गलत था, ठीक है? जैसे एक एग्ज़ाम्पल था अपना नेस्ले का। तुमने सुना होगा कि एक टाइम था जब मैगी के अंदर कुछ पंगे हो रहे थे, मतलब उसमें से कुछ कॉकरोच का सीन था या फिर कुछ भी था, लेकिन प्रोडक्शन बंद हो चुका था किसी रीज़न की वज़ह से। तो उस समय नेस्ले का इमेज बहुत गंदा डाउन हुआ था। तब नेस्ले की पीआर टीम ने उन्हें कहा कि तुम कुछ-कुछ इंसेंटिव्स दो या फिर कुछ-कुछ ट्रीज़ लगाओ या फिर कुछ करो ऐसा, जिसकी वज़ह से तुम्हारी इमेज बढ़े, तुम्हारी इमेज बने लोगों की नज़रों में। उसकी वज़ह से तुम्हारा ब्रांड की वैल्यू जो कम हो रही थी, गिर रही थी, वो अब रिवर्स हो जाए, मतलब बढ़े। मतलब एक बेसिक लेवल पे आ जाए। तो ये काम होता है मैंने पब्लिक रिलेशन का। एक बार हम लोग प्रॉपर्ली इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? Managing public opinion of an organization is an important task which can be performed by marketing department. The business need to communicate effectively to customer, supplier and dealer. जो भी अपना बिजनेस होता है ना, उसे इफेक्टिवली डील करना पड़ता है अपने कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, डीलर्स के साथ, सिंस दे आर इंस्ट्रूमेंटल इन इंक्रीजिंग द सेल्स एंड प्रॉफिट। क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उन्हें उस बिजनेस को अपना सेल्स बढ़ाना है, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना है। Beside those who come into direct contact with the organization or its product, there are other members of the general public whose voice or opinion is equally important. अब देखो, beside those who come into direct contact with the organization or its product, there are other members of the general public whose voice or opinion is equally important. ठीक है, मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है? मैंने एक प्रोडक्ट बनाया। मेरे लिए कौन-कौन से लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं? एक वो इंसान जो मुझे फंड करे, मेरे इन्वेस्टर, वो लोग मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक वो इंसान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि मेरे सामान को खरीद रहा है ना? नॉर्मली यही होता है। लेकिन हमें एक और सेक्शन को सैटिस्फाई रखना पड़ता है, वो है अपनी सोसाइटी। क्योंकि सोसाइटी इज़ रियली मदरबोर्ड। मतलब ठीक है, सोसाइटी बहुत खतरनाक चीज़ है, तुम्हें उनको भी खुश रखना पड़ता है, ठीक है? The public may be interested in company and its product and have an impact on the business ability to achieve its objective. क्योंकि पब्लिक का एक रोल होता है, उनका ओपिनियन का तुम्हारे प्रोडक्ट की सेल्स या फिर प्रॉफिट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर पूरी सोसाइटी का ओपिनियन है कि भाई जो तुम बेच रहे हो वो सोसाइटी के लिए गलत है, तो फिर वो चीज़ नहीं बिकेगी। ठीक है? ये चीज़ है। आई होप सो तुम्हें समझ आ रहा है। कुछ भी डाउट होता है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके? Thus, it become imperative to manage public opinion and company's relation with the public और on regular basis। तो ये हमारे लिए थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग पब्लिक ओपिनियंस के ऊपर हम लोग ध्यान दें, ताकि अपने कंपनीज का रिलेशन, मतलब कंपनी की इमेज, वो सब सुधर ही रहे। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। Therefore, public relation involve a variety of program designed to promote or protect company's image। So, public relation के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लेकिन उन सब का मेन क्या काम होता है कि वो या तो हमारी कंपनी की इमेज को प्रमोट करे, मतलब उसे और ज़्यादा इंक्रीज करे, या फिर उसको प्रोटेक्ट करे। मतलब अगर वो इमेज डाउन हो रहा था तो उसको हम लोग रोक दें कि वो और ज़्यादा ना गिरे, उल्टा वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये काम होता है अपने पीआर का। आगे देखो, the business relate with a number of groups, including supplier, shareholder, intermediaries, activist groups, and government। Okay, जो अपना बिजनेस होता है ना, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो उसके सप्लायर्स हो, शेयर होल्डर्स हो, इंटरमीडिएट्स हो, एक्टिविस्ट ग्रुप्स हो, या फिर गवर्नमेंट हो। इस इन सब के ओपिनियन उसके लिए मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, active support of middlemen is needed if the firm want to survive a competitive selling environment। अगर मान लो कि एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे जो भी इंसान कुछ भी बना रहे हैं वो बिक जा रहे हैं, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। तो उस सिनेरियो में
तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गुड रिलेशन एस्टेब्लिश किए रहना पड़ेगा मिडल मैन के साथ। ओके, सिमिलरली कंज्यूमर एक्टिविस्ट ग्रुप्स नीड टू बी सेटिस्फाइड। हमें कंज्यूमर के ग्रुप्स को भी सेटिस्फाइड रखना पड़ेगा ताकि वो अल्टीमेटली तुम्हारे अगेंस्ट प्रोटेस्ट ना करे। ओके, because they can impose restriction on the sale of the firm's product directly by urging customers to refrain from buying them or through the imposition of law। ठीक है, क्योंकि ये जो अपने कंज्यूमर एक्टिविस्ट होते हैं वो अपने ये बात फैला सकते हैं ना कि तुम इन इस कंपनी का सामान मत खरीदो, इस कंपनी का सामान गंदा होता है, ऐसा वो लोग कर सकते हैं। दे आर इक्वली एबल टू डू दिस। ठीक है, और साथ ही साथ या तो वो लोगों को पर्सुएड कर सकते हैं कि तुम इनका सामान मत खरीदो, या तो वो लीगल केस फाइल कर सकते हैं इनके ऊपर अगर उन्हें लगता है कि ये कंपनी कुछ बुरा कर रही है। ठीक है, most organization business or otherwise nowadays have separate departments to manage public relation। ठीक है, आज के टाइम में हमारे हर कंपनी के पास एक अलग से डिपार्टमेंट होता है पीआर का। ओके, दे मे बी ऑल्सो यूटिलाइज द सर दे मे ऑल्सो यूटिलाइज द सर्विस ऑफ एनी आउटसाइड पब्लिक रिलेशन एजेंसी। अब मान लो कि कोई ऐसी कंपनी है जो कि बहुत छोटे लेवल पे काम करती है, तो वो इंस्टेड ऑफ एक अलग से डिपार्टमेंट बनाए पीआर का, वो अलग से डिपार्टमेंट नहीं बनाती। वो पीआर वाले फंक्शन को आउटसोर्स करती है, मतलब कहीं और से यूज़ करती है। कोई एजेंसी हो गया, वहाँ से वो लोग अपने कंपनी का पीआर करवाते हैं। मतलब इमेज सुधारते हैं या फिर इमेज इंक्रीज़ करवाते हैं। ठीक है? देयर मेन टास्क इज़ टू अ, डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन एंड बिल्ड गुडविल ऑफ द बिज़नेस। उनका सिंपल सा काम होता है कि वो बातों को ऐसे मोल्ड करें जिसकी वज़ह से तुम्हारे कंपनी का गुडविल जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है? ये चीज़ है। अबाउट द बिज़नेस, concrete steps are to be taken to monitor the attitude of the general public and generate positive publicity। आप हमें अपनी बातों को इस तरह से मोल्ड करना है ताकि अपने जनरल पब्लिक का ओपिनियन बहुत ही पॉजिटिव हो सके। ठीक है, हमें ये भी मॉनिटर करते रहना कि अगर हम लोग कुछ भी स्टेप्स उठा रहे हैं पब्लिक रिलेशन के रिलेटेड, तो उसका इम्पैक्ट क्या बढ़ रहा है, लोगों का ओपिनियन चेंज हो रहा है या फिर सेम है, ये हमें देखना पड़ता है। ये चीज़ भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। वी आर स्पेशली यूजफुल व्हेन देयर इज अ नेगेटिव पब्लिसिटी। अगर हम लोग बात करते हैं पब्लिक रिलेशन की, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब होता है, जब जब हमारे कंपनी की इमेज गिर रही होती है। जैसे मैंने नेस्ले का एग्जांपल दिया था, उस मैगी वाले केस की वजह से उसका इमेज बहुत ही डाउन हो रहा था। तो नेस्ले ने अपनी इमेज सुधारने के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि एनवायरनमेंट के लिए सही था। ओके, तो वहां से उसकी एग्जाम वहां पे उसका इमेज और नहीं गिरा, उल्टा वो इम्प्रूव होना स्टार्ट कर दिया था वहाँ से। दे आर स्पेशली यूज़फुल व्हेन देयर इज़ अ नेगेटिव पब्लिसिटी, ओके, अबाउट द कंपनी और इट्स प्रोडक्ट। अगर लोग पूरी दुनिया बात करे कि इस कंपनी का प्रोडक्ट खराब है, ये है, वो है, तब पीआर टीम वहाँ पे एक्टिव हो जाती है और वो कंपनी के उस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट करने का ट्राई करती है, उसकी इमेज को प्रोडक्ट करने का ट्राई करती है। At that time, the situation has to be tackled like emergency to improve public image। अगर मान लो कि किसी भी कंपनी का इमेज जब डाउन हो रहा होता है, तो इसे हम लोग इमरजेंसी की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, अगर हम लोग इसे इमरजेंसी की तरह ट्रीट नहीं करते, तो ये बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम की तरह सामने आ सकता है। ओके, इंस्पिरेशन और डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिमाइज कंपनी इमेजेस, ताकि हम लोग प्रॉपर्ली अपने कंपनी की इमेज को गिरने से बचा सके और उसे अगेन इम्प्रूव कर सकें। They also advise top management to adopt certain program which will add to the public image and ensure that negative publicity does not take place at all। So जो पीआर टीम होती है ना, पीआर टीम वही बताती है अपने मैनेजर्स को या फिर अपने टॉप लीडर्स को कि उन्हें क्या करना है जिसकी वजह से उनकी इमेज बढ़े। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं वहां पे पेड़ लगा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। उनकी पीआर टीम है जो कि उन्हें बता रही है कि अगर आप ऐसा करते हो ना, तो लोगों की नजरों में आपकी इमेज बढ़ेगी। ओके, भले ही उस इंसान के इंटेंशन सही है या नहीं है, पीआर टीम उसे कहती है ये सब करने को। ओके, ये चीज़ है। ताकि अल्टीमेटली वो नेगेटिव पब्लिसिटी, मतलब लोग जो बोलते रहते हैं कि ये इंसान गंदा है या फिर ये कंपनी गंदी है, तो ये सब रुक सके। फिर हम लोग देखते हैं रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन, आखिर इसका रोल क्या होता है। ओके, वी आर वेरी क्लोज टू द एंड ऑफ द चैप्टर। ओके,
Role of public relation. The role of public relation can be discussed with the respect of function which the department perform. अगर हम लोग देखते हैं पब्लिक रिलेशन का आखिर क्या रोल होता है, तो इस बात को हम लोग इस बात से समझ सकते हैं कि आखिर ये डिपार्टमेंट काम क्या करता है। ओके, पब्लिक रिलेशन इटसेल्फ इज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ इन द हैंड ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अगर हम लोग बात करें पब्लिक रिलेशन की, तो ये इटसेल्फ एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है जिसकी वजह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। विच कैन बी यूज टू एडवांटेज ऑफ बिजनेस, जिसको हम लोग इस तरह से भी यूज कर सकते हैं जिससे कि अपने इमेज का फायदा हो, मतलब कंपनी का फायदा हो। द बिजनेस रिलेशन डिपार्टमेंट, द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट परफॉर्म 5 फंक्शन। जब ना पीआर होता है ना, पीआर डिपार्टमेंट, वो ये 5 काम करता है। ओके, तो देखते हैं वो 5 काम क्या है। पहला पब्लिसिटी, पहले अपना पब्लिसिटी, आखिर पब्लिसिटी होता क्या है ये देखते हैं। पब्लिसिटी इज सिमिलर टू एडवर्टाइजिंग in the sense that it is non-personal form of communication. Okay, however, देखो अगर हम लोग पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करें, पब्लिसिटी इज इक्वल टू एडवर्टाइजमेंट, लेकिन क्यों? क्योंकि दोनों ही इन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, यहाँ पे कोई भी इंसान इन्वॉल्व नहीं होता। इन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ओके, ये चीज नोट कर लेना तुम। फिर आगे देखो, however, as against the advertising, it is non-paid form of communication. अब देखो, अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, उसमें 2 फीचर्स होते हैं। एक तो वो इन पर्सनल होता है, मतलब वहाँ पे कोई इंसान प्रेज़ेंट नहीं होता, और दूसरा होता है इसमें कॉस्ट का। हम लोग उसे करने के लिए पैसे देते हैं। लेकिन अगर हम लोग पीआर की बात करें, पब्लिसिटी की बात करें, ठीक है? पब्लिसिटी की बात करें, तो उसमें एक पर्सनल फॉर्म तो है कि उसमें कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं होता। साथ ही साथ उसमें कॉस्ट भी नहीं है, कॉस्ट नहीं लगती। जहाँ एडवर्टाइज़मेंट में कॉस्ट लगती है, पब्लिसिटी में कॉस्ट नहीं लगता। ठीक है? ये चीज़ है। वो कैसे हम लोग थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। Publicity generally takes when favorable news is presented in mass media about the product or services. हम लोग कह सकते हैं पब्लिसिटी वहाँ पे एक्टिव है जहाँ पे किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग न्यूज़ सुन रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैन्युफैक्चरर अचीव अ ब्रेक थ्रू by developing a car engine which run on water instead of petrol, and this news is covered by television or radio or newspaper in form of news item, ठीक है? It would be termed as it would term as publicity because the engine uh, manufacturer would benefit from such dissemination of information about its achievement by media but would not bear any cost for the same. So देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मान लो कि तुम एक इंसान हो, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें नहीं पता कि एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, कैसे पब्लिसिटी होता है या फिर कुछ भी होता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है? तुम बस अपने काम पे फोकस हो। तुमने अपने काम पे फ़ोकस करते-करते ऐसा एक इंजन बना दिया, ठीक है? ऐसा एक इंजन बना दे जो कि हेल्प करता है हमारी कार को पानी पे चलने के लिए, ठीक है? ये कोई छोटी-मोटी इन्वेंशन तो है नहीं, पूरी दुनिया इसको कवर करेगी। पूरा न्यूज़ चैनल जो है वो इसको कवर करेगा, और जब पूरे न्यूज़ में सिर्फ़ तुम्हारी बात हो रही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी बात हो रही है, तो कहीं न कहीं लोग तुम्हारे बारे में जानने लगे हैं। तुम्हारे इस कार के बारे में जानने लगे कि जो कि पानी से चलती है। तो कहीं न कहीं उस न्यूज़ के फैल जाने की वज़ह से, क्योंकि उस न्यूज़ के फैल जाने की वज़ह से तुम्हारी पब्लिसिटी होगी। तुम्हारा नाम होगा कि तुमने ऐसा कुछ बना दिया जो कि पहले कभी नहीं बना, ठीक है? अगर पहले कभी बना है तो उस इंसान को मार दिया है क्या, वो अलग चीज़ है, बट ठीक है। रेस्ट इन पीस ब्रो। अब देखो यहाँ पे क्या सीन था। जो मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप सो तुम्हें समझ में आ रखा होगा कि ऐसे भी सिचुएशन आता है जब कोई इंसान अपने काम पे फ़ोकस करते-करते कुछ ऐसा इन्वेंट कर देता है जो कि आज से पहले कभी हुआ ही नहीं। तो ऑफ़ कोर्स ये बात है कि बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती है, और एक बार अगर न्यूज़ फैल गई, तो कहीं न कहीं वो फ्री में एडवर्टाइज़मेंट की तरह काम कर देता है। ओके, अब आगे देखो, एक बार लोड होने दो इस इमेज को। दस देयर आर 2 इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ पब्लिसिटी आर लिस्टेड बिलो। अगर हम लोग पब्लिसिटी की भी बात करें, तो उसमें 2 इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं।
पब्लिसिटी इज एन अनपेड फॉर्म, उसके अंदर कोई भी पैसा हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है, ऑफ कम्युनिकेशन। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बाय द मार्केटिंग फर्म। मार्केटिंग फर्म सिर्फ अपने काम पे फोकस करती है, वो कुछ ऐसा अचीव कर लेती है जिसको पूरी दुनिया, जो कि पूरी दुनिया में न्यूज़ की तरह सामने आ जाती है, तो वो पब्लिसिटी कहलाता है, ठीक है। देयर इज नो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर फॉर द कम्युनिकेशन एज मैसेज गोज एज न्यूज़ आइटम, ओके। हमें एक्चुअल सोर्स के बारे में पता नहीं चलता। अब देखो, हम लोग न्यूज़ वाले को पैसे खिला सकते हैं, है ना? हम लोग न्यूज़ वाले को पैसे खिला सकते हैं और थोड़ा बहुत न्यूज़ को मोल्ड कर सकते हैं अपने फ़ेवर में। तो इस वाले सिचुएशन में हम लोग आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते कि आखिर किसने पैसे दिए हैं, किसने न्यूज़ को मोल्ड करा है, किसने न्यूज़ को चेंज करा है, ओके? तो यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सर के बारे में हमें पता नहीं लगता। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना है, ओके? आई होप सो यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं एंड सही में अगर तुम्हें कुछ भी डाउट होता है तो फिर तुम पूछ सकते हो। आई विल श्योर आंसर, ओके? In publicity, as the information is disseminated by independent source, okay, the press in form of news stories and features, the message has more credibility than if it comes from a sponsored message in advertising. So अब देखो, अगर हम लोग genuinely, ठीक है, एक तो होता है एड्स, ठीक है। एक बंदा आता है यूट्यूब पे और वो बोलता है कि आप ये बुक खरीद लो, आप ये कोड यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें ये लगता है तो तुम्हारे अंदर एक फीलिंग आ सकती है कि इसको पैसे मिले ये बोलने के, ठीक है। भले ही प्रोडक्ट कितना ही अच्छा हो या फिर कितना बुरा हो, लेकिन तुम्हारे सामने एक इमेज बन जाएगी कि ये बंदा इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसे पैसे मिले हैं। लेकिन अगर वहीं पे एक बंदा आता है, ओके, वो बंदा सिर्फ अपना काम करता रहता है और एट द एंड क्या एग्ज़ाम्पल दे रहा था मैं? एक तो ये है, वो सिर्फ़ जेनुइनली आके बताता है कि ये प्रोडक्ट है, ये अच्छा है, तुम इसे यूज़ कर सकते हो बस। इसके बाद वो कुछ भी गो कोड वोड नहीं बताता। तो यहाँ पे तुम्हें लग सकता है शायद ये बंदा जेनुइनली इसके बारे में प्रमोट करना चाहता है। तो मतलब प्रोडक्ट जेनुइन है, तो ये चीज़ है। ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है। होल्ड ऑन गाइस, लोड होने दो। ओके। तो प्रेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन सॉरी, तो मैसेज जो मैसेज डायरेक्टली न्यूज़ से आता है ना वो ज़्यादा क्रेडिबल होता है, मतलब उस पे लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। इर्स इस वहीं अगर हम लोग देखें कोई बंदा बोल रहा है कि दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय दिस कंपनी, तो उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा ट्रस्ट करना नहीं पसंद करते हैं। आई होप सो तुम समझ रहे होगे। आगे देखते हैं। सेकंड है प्रेस रिलीज़। इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी प्रेजेंटेड इन अ पॉजिटिव मैनर इन द प्रेस। सो जो भी हमारे बिजनेस के बारे में बात होती है ना, उसे हमें पॉजिटिव मैनर में प्रेजेंट करना है। भले बिजनेस ने घटिया से घटिया डिसीजन क्यों ना लिया हो, लेकिन तुम्हें इसको मोल्ड करना है, उसको चेंज करना है और इस तरह से प्रेजेंट करना है कि तुमने कुछ सोच समझ के वो डिसीजन लिया है, ठीक है। जनरेटिंग न्यूज़ रिक्वायर्स स्किल इन डेवलपिंग एंड रिसर्चिंग अ स्टोरी एंड गेटिंग द मीडिया टू एक्सेप्ट प्रेस रिलीज इज अ डिफिकल्ट टास्क। अगर हम लोग देखें इस सिचुएशन में, एक न्यूज़ को जनरेट करना एक स्किल का काम होता है, उसमें स्किल लगता है, ठीक है, उसमें रिसर्च लगता है, उसमें फिर लगता है कि हम लोग मीडिया से बात करें और एक्सेप्ट करा रहे हैं अपने आर्टिकल को, ठीक है। The public relation department is in the contact with the media to present true facts and the correct picture of the company. जो अपना पीआर डिपार्टमेंट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रेस से बात कर लेता है कि तुम्हें इस वाले न्यूज़ को इस तरह से मोल्ड करके तुम्हें छापना है ताकि लोगों की नज़रों में हमारी कंपनी की इमेज बनी रहे, ठीक है। इसके बदले वो थोड़ा बहुत घूस वूस दे देता होगा, ब्राइब कर देता होगा। अदरवाइज न्यूज़ कैन गेट डिस्टॉर्टेड इफ टेकन फ्रॉम अदर सोर्सेज। Otherwise, news can be distorted if taken from other sources. The PR department is in the contact with the media to present true facts and the correct picture of the company. मान लो कि कोई ऐसा सिचुएशन है, आप थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। मान लो कि कोई कंपनी ने कोई डिसीजन लिया, ठीक है। भले पूरी दुनिया को लग रहा हो कि ये गलत है, लेकिन बिजनेस ने कुछ सोच समझ के इस डिसीजन को लिया था। तो क्या सोच समझ के लिया था, ये डायरेक्टली बातें प्रेस में हम लोग बता देते हैं। पीआर डिपार्टमेंट जो होता है वो प्रेस में डायरेक्टली बता देता है। इससे क्या होता है ना कि जो प्रेस होता है वो उसी बात को एग्जैक्टली यहाँ पे लिख देता है, एक ट्रू फैक्ट।
वहीं अगर कोई हमारा कोई कॉम्पिटिटर होता या फिर हमारा कोई एनिमी होता, तो वो इसी बात को मोल्ड करके मतलब चेंज-वेंज करके इस गलत वे में रिप्रेज़ेंट कर देता है इस न्यूज़ में। लेकिन क्योंकि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है इस बंदे के साथ, तो फिर हम अपने फैक्ट्स को वेरीफ़ाई करके नहीं, मतलब जो चीज़ हमने सोच रखा था वो चीज़ हम लोग रिप्रेज़ेंट कर पाते हैं वहाँ पे। आई होप सो इट्स क्लियर। ओके। फिर हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। The image of organization needed to be promoted through communication with the public and employees within the organization. The image of the organization need to be promoted through communicating with the public and employee within the organization. This is usually done with the help of annual reports, brochures, uh, आर्टिकल एंड ऑडियो विजुअल मटेरियल। ठीक है, अब देखो, पीआर का ही सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो कंपनी के बाहर अपने कंपनी की इमेज सुधारें, कंपनी के बाहर अपने कंपनी कंपनी की इमेज सुधारें। पीआर का एक काम ये भी होता है कि वो अपने कंपनी के अंदर भी अपनी कंपनी की इमेज को बना के रखें, मतलब एम्प्लॉयज़ के बीच में अपने कंपनी की इमेज को बना के रखें। उसमें वो क्या-क्या चीज़ों को यूज़ करते हैं। चाहे वो एक न्यूज़ लेटर निकाल दें जिसमें लिखा हो कि हमारी कंपनी ने ये अचीव करा और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे ग्रोथ के लिए, या फिर एनुअल रिपोर्ट्स हो गए, या फिर ब्रोशर्स हो गए, या फिर आर्टिकल्स हो गए। तो ये सब वो लोग निकालते रहते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ को लगे कि हाँ, जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। ठीक है? कंपनीज़ रिलाई ऑन दिस मटेरियल टू रीच एंड इन्फ्लुएंस देयर टारगेट मार्केट। अपनी जो कंपनीज़ होती है ना, वो इन सब के ऊपर भी फ़ोकस करती है ताकि वो लोग अपने टारगेट मार्केट तक पहुँच पाएँ। Speeches by the company executive at the meeting of trade association or trade affairs can really boost the company's image. अगर एक स्पीच के दौरान अपने कंपनी का जो भी एग्जीक्यूटिव है, वो क्या बोलते हैं, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है आखिर अपना कंपनी का इमेज कैसा होगा, है ना? कि ये बंदा बहुत अच्छे से स्पीक कर रहा है, ये बंदा अपनी कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहीं न कहीं इस बंदे की कंपनी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये पर्सपेक्टिव हमें मिलता है इस चीज़ से। ओके। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जहाँ पे कॉर्पोरेट का कोई बंदा आता है और बात करता है, ठीक है? ऐसे समझ सकते हैं इसे। इवन इंटरव्यू विद टीवी चैनल्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेरीज फ्रॉम द मीडिया गो अ लॉन्ग वे इन प्रमोटिंग पब्लिक रिलेशन। अब मान लो कि हम क्यू-एन-ए कर देता है, कोई बिज़नेस है वो क्यू-एन-ए कर लेता है, ठीक है? लोगों के क्वेश्चंस को उठाता है और उसके आंसर करने लगता है। तो कहीं न कहीं ये ट्रस्ट बिल्ड होता है सामने वाले का कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो सामने वाला उसे बता रहा है, मतलब वो इंसान जेन्युइन है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है और वो उससे मुँह छुपा के भाग नहीं रहा। ठीक है? ये चीज़ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने? पब्लिसिटी इज़ नॉट एडवर्टाइजिंग इज़ इक्वल टू एडवर्टाइजिंग, क्योंकि उसमें नॉट पर्सनल फॉर्म होता है और पब्लिसिटी एडवर्टाइज़मेंट के इक्वल होता है। नहीं, इक्वल नहीं होता, क्योंकि पहली बात तो अ एडवर्टाइजिंग जो होता है वो पेड फॉर्म होता है और पब्लिसिटी जो होता है वो नॉन पेड फॉर्म होता है। पब्लिसिटी जो होता है वो नो आइडेंटिकल सोर्स, मतलब इसमें हम लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। और ये हम लोग पर्टिकुलरली लिखते नहीं कि हम लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है? चलो, अब आते हैं हम लोग लॉबिंग पे। गवर्नमेंट को पैसे खिलाना, ठीक है? लॉबिंग गवर्नमेंट को पैसे खिलाना। द ऑर्गनाइजेशन हैज़ टू डील विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड डिफरेंट मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ऑफ कोर्स सी बात है, अपने बिज़नेस को बहुत सारे ऑफिशियल से बात करना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करना पड़ता है, ताकि वो लोग अपने कंपनीज़ के सारे फाइल्स को मेंटेन करा पाएँ, ठीक है? इंडस्ट्री, फाइनेंस, रिस्पेक्ट टू पॉलिसीज़ रिलेटिंग टू बिज़नेस एंड द इकोनॉमी। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमें डिसीज़न लेना पड़ता है। ओके। द गवर्नमेंट आल्सो सीक टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप विद एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड solicits the opinion of major stakeholders while formulating industries and telecom taxation policies. तो यहाँ पे क्या है? मान लो एक सिचुएशन इमेजिन करो, ठीक है? एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हो रही है। एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे टॉप लेवल के बंदे आ रखे हैं, और इसका डिसीजन जो भी है ना, वो हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। तो मान लो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है? हमने इसको कुछ पैसे दिए ताकि ये बंदा जो है यहाँ पे ऐसा डिसीजन को फेवर करे जो कि हमारे कंपनी को फेवर कर रहा हो।
मतलब ये ऐसे डिसीजन को प्रमोट करे जो कि अल्टीमेटली हमारी कंपनी को फायदा लेके आएगा। तो ये लॉबिंग का एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे। द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हैज टू बी रियली प्रोएक्टिव इन प्रमोटिंग और डिकोडिंग रेगुलेशन दैट अफेक्ट देम। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब एक पर्टिकुलर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा होता है, तो वहाँ पे पीआर टीम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। वो लोगों के व्यू पॉइंट्स को चेंज करने लगती है, लोगों को पैसे खिलाने लगती है, ताकि अल्टीमेटली जो भी फ़ायदा हो रहा है वो अपनी कंपनी के पास आए, ठीक है? फिर आता है अपना काउंसलिंग का, मार्क जुकरबर्ग की स्पीच को सुधारना, ठीक है? अब देखो, एक मार्क जुकरबर्ग है, हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है फेसबुक के फाउंडर का, मार्क जुकरबर्ग का उनका, ठीक है? मार्क जुकरबर्ग का, ठीक है? तो एट तुम बहुत साल पहले की स्पीच उठा के देख लो उनका, वो सही से बोल नहीं पा रहे थे। मतलब वो अपनी स्पीच को अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। तब उनकी जो पीआर टीम होता है, उनकी कंपनी की जो भी पीआर टीम होते हैं, उन्होंने इनको सजेस्ट करा कि आप सेशंस लो कम्युनिकेशन के ऊपर, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर आप लोग सेशन लो, जिसकी वजह से आपका ये सब इम्प्रूव होगा। और आज देखो, वो कोई भी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं तो उसे प्रॉपर्ली अटेंड कर पाते हैं। तो इसमें पीआर का रोल है कि उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को सजेस्ट करा कि आप इन सब काउंसलिंग को लो, ताकि आप अपने काम को और अच्छे तरीके से कर पाओ, ठीक है? The public relation department advise the management on general issue which affect the public and the position of the company would like to take a particular issue, ठीक है? Take on a particular issue. एक बार धीरे धीरे पढ़ते हैं इस चीज को। द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो अपना पीआर डिपार्टमेंट होता है एडवाइस करता है अपने मैनेजमेंट ऑन जनरल इश्यूज को, ठीक है? विच अफेक्ट द पब्लिक एंड द पोजीशन ऑफ द कंपनी वुड लाइक टू टेक ऑन पर्टिकुलर इशू। ओके, the company can build goodwill by contributing money at the time to certain causes like environment, wildlife, children rights, एजुकेशन एटसेट्रा। ओके, तो इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम में एक पीआर टीम है, वो अपने जो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट है उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ यहाँ पैसे खर्च करो, जैसे स्कूल हो गया या फिर कोई ऑर्फनेज हाउस हो गया, और कुछ भी यहाँ पे एग्जांपल जो दे रखा है, अगर हम लोग वहाँ पे पैसे खर्च करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने कंपनी की इमेज सुधर रही है। हम लोगों को लगता है कि ये इंसान यहाँ पे डोनेट कर रहा है तो पक्का ये कोई भला मानुस होगा। ओके, ये चीज़ है। In addition, maintaining good public relation also help in achieving the following objective. अगर हम देखते हैं, अगर हम लोग प्रॉपर एक पब्लिक रिलेशन बना के रखते हैं लोगों से, तो इसका फायदा क्या होता है? ओके, सबसे पहली बात, हम यहाँ पे अब इम्पोर्टेंस को देखने वाले हैं। एडिशन मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशन। सो यहाँ पे 5 जो फंक्शन थे वो हमने कवर कर लिया, ठीक है? जो हमने ऊपर 5 चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। तो मैं हर किसी में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? उसे याद रखना पड़ेगा। जैसे ये एडवाइस, यहाँ पे जो भी पीआर टीम होता है वो एडवाइस करता है किससे? जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जैसे इन सब चीज़ों के ऊपर कि आप पैसों को इन सब फैक्ट्स में खर्च करो। या फिर मार्क जुकरबर्ग को हम लोग मतलब अपने कंपनी के टॉप लीडर को सजेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें बोलना सीखना चाहिए, उन्हें कम्युनिकेशन सीखना चाहिए, ताकि अल्टीमेटली वो कंपनी को और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए वहाँ पे लोगों के सामने, ठीक है? नाउ वी मूव टू द लास्ट टॉपिक। ओके, एज इन अचीविंग द फॉलोइंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? सो फर्स्ट है अपना बिल्डिंग अवेयरनेस। अगर हम लोग पीआर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कैन प्लेस स्टोरीज और ड्रामेटाइज द प्रोडक्ट इन द मीडिया। सो ऑफ कोर्स ये बात है, पीआर टीम जो भी होता है वो प्रॉपरली फैक्ट्स एंड फिगर को पेश कर सकता है, या फिर उनको मोल्ड करके इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता है जिससे अपनी कंपनी की इमेज बची रहे या फिर इम्प्रूव हो। दिस विल बिल्ड द मार्केट प्लेस एक्साइटमेंट बिफोर द प्रोडक्ट रीचेस टू द मार्केट, और media advertising takes place. This usually create a favorable impression on the target customer. अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है? कोई भी मूवी आने वाली होती है, कोई भी मूवी आने वाली होती है, उसके महीनों पहले से उसकी पीआर टीम जो होती है ना, उसका एक्साइटमेंट बढ़ाने लगती है कि ये कमिंग सून है, ये इस तारीख को आएगा, ये आने वाला है, ये देखो इसका सॉन्ग ऐसा है, ये देखो इसमें ये सीन्स है। तो पीआर टीम बहुत सारी चीज़ों को देखती रहती है।
पीआर टीम उन लोगों को भी हायर करती है जो कि उस पर्टिकुलर मूवी के रील्स के अंदर कमेंट करें, ठीक है? इस मूवी जो भी मूवी आने वाली है उसका कोई भी क्लिप जो कट होता है, रील्स पे अपलोड होता है, तो तुम देखते होगे कमेंट सेक्शन में, वेटिंग फॉर दिस मूवी डैश डैश डैश। वहाँ पे जेन्युइन ह्यूमन्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैसेज होते हैं जो कि पीआर टीम करवाती है पैसे दे के, ताकि लोगों के मन में लगे कि हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस मूवी को देखना चाहते हैं, तो हाँ, ये जो मूवी है बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसा कुछ उनके अंदर इमेज बन सके। सिर्फ़ इसलिए वो लोग लोगों को हायर करते हैं, अवेयरनेस फैलाने के लिए। फिर सेकंड पॉइंट है ना, बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी। If news about the product come from media, whether print or electronic, it always lend to credibility and people believe that product since it is in the news. अगर कोई भी हमारे प्रोडक्ट की बात न्यूज़ में आ रही है कि ये प्रोडक्ट ने ये तहलका मचा दिया या फिर इस प्रोडक्ट से हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि हाँ, इस प्रोडक्ट में दम है। क्योंकि न्यूज़ में हम लोग कवर आ रहे हैं ना, एक ऐसी चीज़ जिसको घर के पापा लोग बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। अगर वो चीज़ वहाँ पे अगर हमारी बात वहाँ पे आ रही है तो उनको लगेगा कि हाँ, ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। मतलब कम से कम उसे कंसीडर तो करेंगे ना, वो कंपनी है हमारी नज़रों में। ऐसा नहीं कि तुच्छ समझ के भगा दिया हमने उसे। फिर एक थर्ड पॉइंट, stimulates sales forces. Okay, it become easier for the sales forces to deal with retailers and convince dealers if they have already heard about the product in the news before it is launched. अब मान लो कि एक हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है? हमने भर भर के पीआर करवा दिया अपने प्रोडक्ट का कि ये प्रोडक्ट है, इसका ये फायदा है, वो फायदा है, ये हमने पूरे न्यूज़ चैनल में फैला दिया। ठीक है, पैसे पैसे देके कि तुम लोग इस चीज़ के बारे में छापो कि हमारे मार्केट के अंदर एक न्यू प्रोडक्ट आए और वो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। न्यूज़ ये सब चीज़ों को छाप रहे हैं, ठीक है? अब देखो एडवर्टाइज़मेंट और इसमें क्या अंतर होता है? एक चीज़ समझो, ठीक है? जो अपना एडवर्टाइज़मेंट होता है, वो हम बता देते हैं कि हम लोग एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं। हर न्यूज़पेपर के अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट छपे रहते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे पढ़े तो हमें पता है कि यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है उसके पैसे हमने दे के एडवर्टाइज़मेंट करा रखा है। लेकिन अब मान लो कि एडिटोरियल छोड़ो, मतलब किसी ऐसे पेज पे लिख दिया जहाँ पे उम्मीद है ही नहीं कि हम लोग वहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट हो। अगर उस पेज पे हम लोग आर्टिकल लिख रहे हैं किसी प्रोडक्ट को लेके, तो कहीं न कहीं लोगों को लगेगा ये बात जेन्युइन है। ये जेन्युइन न्यूज़ है। ये कोई पैसे खिला के हमने न्यूज़ नहीं छाप रखा। ठीक है? तो ये ज़्यादा क्रेडिबल हो जाता है। लोग इस पे ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। आई होप सो इट्स मोर तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो जब लोगों को लगता है कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल है, तो लोग सेल्स को प्रमोट करते हैं। मतलब ठीक है, एक बंदे ने सुन लिया कि अच्छा ये प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आ गया। उसके बाद एक मैन्युफैक्चरर तुम्हारे पास आ रहे हैं, ठीक है? तुम्हारे पास एक मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं उस प्रोडक्ट के साथ। तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैंने इसके बारे में न्यूज़ में सुना था, तो ये प्रोडक्ट ऐसे यूज़ होता है, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो जो अपना डीलर होगा या फिर रिटेलर होगा, ठीक है? ये इस प्रोडक्ट को बहुत ही ईज़िली एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, ज़्यादा सवाल-जवाब नहीं करेगा, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ, मैं तैयार हूँ इसे बेचने के लिए। क्योंकि मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में पता है कि ये क्या-क्या चीज़ों को सॉल्व करता है। आई होप सो तुम्हें समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड आगे देखो, लास्ट पॉइंट, लोअर प्रमोशन कॉस्ट, ठीक है? मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशन कॉस्ट मच लेस देन एडवर्टाइजिंग एंड डायरेक्ट मेल। सो अगर हम लोग पीआर करते हैं या फिर लोगों को 50-50 रुपए दे के कमेंट करवा देते हैं, ठीक है? तो वो बहुत ही सस्ता पड़ता है हमें एज़ कम्पेयर टू एडवर्टाइज़मेंट। अल्टीमेटली हमें क्या करना है? लोगों की नज़रों के पास अपने प्रोडक्ट को रख देना है ना? उसकी इमेज हमें सुधारनी है। ये करते हैं ना हम लोग, एडवर्टाइज़मेंट हो गया, पब्लिक सेलिंग हो गई या फिर कुछ भी हो गया। अल्टीमेटली हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी इमेज को हमें दिखाना होता है कि ये बहुत बढ़िया है। तो ये सेम काम पब्लिक रिलेशन वाले भी करते हैं। बस वो मान लो कि ₹50 दे के लोगों से कमेंट करवा देते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत ही तगड़ा है। आई परचेज़ दिस 5 स्टार रिव्यू, या फिर पीपी लिखवा देते हैं कि प्राइस क्या है इसका। बहुत सारे लोग पीपी लिखते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको खरीदना चाहते हैं। तो वो भी सोचते हैं कि हाँ, ये जेन्युइन प्रोडक्ट है और मैं इसको खरीद सकता हूँ। लेकिन उनको क्या पता कि वो पीआर करवा रहे हैं, वो कंपनी पीआर करवा रही है वहाँ पे, भोले-भाले लोग। हाउएवर
It requires a lot of communication and interpretation skill to convince the media to give space or time for the organization and its product. Of course ये बात अब तुम्हें बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स लगेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन स्किल्स लगेगा ताकि तुम कन्विंस कर सको उस न्यूज़पेपर के एडिटर को कि वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में छापे, ठीक है? लेकिन ऑफ कोर्स तुम पैसे दोगे तो वो फ्री में कर देगा। पैसे दोगे तो वो फ्री में कर देगा। नोट फ्री में कोटेशन के अंदर है, ठीक है? मतलब एक्चुअल में फ्री में नहीं कर रहा, बस हम लोग दिखा रहे कि वो बंदा फ्री में कर रहे हैं, ठीक है? नकली नकली लोग। सो ये था अपना पूरा टॉपिक एंड आई होप सो तुम्हें सब कुछ क्लियर है एंड सब कुछ समझ में आ रखा होगा। ओके, सो इसी के साथ अपना जर्नी खत्म होता है एनसीईआरटी वाला। ओके, हमने एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रखा है, बस फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर मैं तुम्हें अंडरलाइन करके प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि मैं उस चैप्टर को समझाने के लिए प्रिपेयर हूँ, क्योंकि वो चैप्टर है ऐसा थोड़ा बहुत। लेकिन मैं उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगा ना, मैं उसे मार्क करके तुम्हें फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? तुम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, मैंने प्रोवाइड कर दिया होगा। ओके, सो अभी तक जितना भी वीडियो देखा तुमने, अगर मैं कहूँगी उन सभी को मैंने 2 दिन के अंदर रिकॉर्ड करा था, ठीक है? तो मतलब जो भी तुमने 1 से 2 महीने के बीच में वीडियोज़ देखा है, वो मैंने लिटरली 2 दिन के अंदर रिकॉर्ड करा है एंड मेरा गला दर्द हो रहा है। बट ठीक है, ठीक है। मैं भी तुम्हारी तरह एक एस्पिरेंट हूँ, ओके? मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मुझे भी थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, ओके? और साथ ही साथ मैंने इसको इतना एक्सटेंड इसलिए कर रखा है ताकि तुम्हें प्रॉपर्ली टाइम मिल सके कि तुम किसी भी चीज़ को प्रॉपर्ली टाइम दे पाओ, हर टॉपिक को, उसको प्रॉपर्ली पढ़ पाओ, ओके? सो अपनी जर्नी यहीं तक थी। आई रियली वांट कि तुम लोग कमेंट करो कि आगे तुम इस चैनल पे कैसे आए थे और इस चैनल के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसे रहा। पहले तुम्हारा क्या पीओवी था कि ये बंदा सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स के साथ है या फिर बहुत कम सब्सक्राइबर्स के साथ है, तो उसकी वजह से तुम्हारा क्या पीओवी था कि ये बंदा सही से पढ़ा भी पाएगा या फिर कुछ समझा भी पाएगा या नहीं। ओके, मतलब थोड़ा बहुत बताओ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था मेरे साथ, मुझे पढ़ के मजा आएगा, ठीक है? एंड हाँ, ये भी बताना कि तुम मुझसे मिले कैसे थे। ऑफ कोर्स तुम्हारे पास टाइम होगा तो बता देना, ठीक है? मुझे इस पॉइंट पे भी नहीं पता कि तुम कितने लोग इस वीडियो को देख रहे होगे। अगर 500 लोग भी देख रहे होंगे ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अभी। या फिर मान लो कि सिर्फ वो बंदा देख रहा है, ठीक है? एट वर्स्ट केस सिनेरियो सिर्फ एक बंदा देख रहा है, तो और वो भी वो बंदा जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि उस बंदे ने एक बार कहा था कि भाई अगर आप बनाते हो वीडियो तो मैं देखूंगा, मैंने फिर बाकी सब छोड़ो, ठीक है? तो उस बंदे ने थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दिया था मुझे बनाने के लिए। सो थैंक यू मेरे भाई, ओके? इतना प्यार देने के लिए, ठीक है? आई होप सो अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा बहुत कमेंट कर देना, मैं तुम्हारे कमेंट को पिन कर दूंगा, ओके? आई नो कि कौन हो तुम, ठीक है? बाकी इस वीडियो में इतना ही था एंड अगेन इफ़ यू गाइस वांट टू परचेज नोट्स, जो भी ये एनसीईआरटी के नोट्स है या फिर बाकी कुछ भी स्पेशल चीज़ें हैं, ठीक है? तो तुम फॉर्म लिंक को फिल कर सकते हो, वहाँ से मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ओके? पर्टिकुलर बहुत कम प्राइस में मैं सेल कर रहा हूँ, ओके? जो भी होगा वहाँ पे देख लेना। बाकी अगेन इस वीडियो में इतना ही था। ऑल द बेस्ट गाइस, तुमने बहुत मेहनत करी है एंड लिटरली बहुत मेहनत करी है, मजाक सेट के। इन सब का रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। सो मैं फिलहाल कुछ ऐसा दिख रहा हूँ, ठीक है? बैकग्राउंड को प्लीज इग्नोर करना एंड मेरा ये लास्ट मैसेज है तुम्हारे लिए। सो तुमने सही में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है एंड उसका रिजल्ट आएगा तुम्हारे लिए। तुम अच्छा स्कोर करोगे और फोड़ोगे वहाँ पे, ठीक है? अभी मैंने सारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को तुम्हें पढ़ा दिया है एंड आई होप सो तुम्हें बहुत हेल्प मिला होगा मेरे थ्रू। आई होप सो, ओके? मुझे लिटरली नहीं पता कि कितने लोग देख रहे होंगे जब ये वीडियो पब्लिक होगा या फिर जभी भी ये वीडियो सीरीज़ के फॉरवर्ड में मैं अपलोड कर रहा हूँगा। मुझे सही में समझ नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या या फिर कैसे बोलूँ, बट ठीक है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए हेल्प हुआ हो तो
प्लीज़ गाइस कमेंट कर देना, मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में कमेंट्स को। बाकी ये इंसान प्लीज़ इस इंसान को ज़्यादा जज मत करना। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट वीडियो कब आएगा मुझे कुछ नहीं पता। ये बस लास्ट था। मैं फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर को मैं तुम्हें डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूँगा, जो भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, वो मैं डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूँगा, ओके? सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम एंड आई होप सो मेरी वीडियोज़ तुम्हें हेल्प की होंगी। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो।